हेलो दोस्तों, मैं पीके सक्सेना, रिटायर्ड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कल्याणी आईएएस अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो लेक्चर्स हैं आजकल वो निबंधों के ऊपर मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 6वां पेपर है मुख्य परीक्षा का, वो संबंधों से संबंधित निबंध से संबंधित विषयों का होता है। तो ऐसे जो 25 से 26 निबंध के टॉपिक हैं जिन पर मैंने लेक्चर्स लिखे, मतलब ऐसे लिखे हुए हैं, उनको मैं लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। उसी तारतम्य में आज हमारा जो विषय है निबंध वाला, वो है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। ठीक है, मुद्दे यानी जो क्या कह सकते हैं, मुद्दों को बात कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। मुद्दे मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कारण हैं बाह्य सुरक्षा के और आंतरिक सुरक्षा के। देखिए, सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं सुरक्षा क्या होता है? किसी भी नुकसान से अपने आप को बचाने का प्रयास करना, ये सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, अब इसको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दों के तारतम्य में अगर अपन देखें तो जैसे सुरक्षा दो तरह की होती है, एक बाहरी सुरक्षा होती है, एक अंदरूनी सुरक्षा होती है। घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, किसी भी जीव के लिए हो, सुरक्षा हर जीव के लिए आवश्यक होती है। और सुरक्षा के दो आयाम होते हैं, एक अंदर की सुरक्षा होती है, एक बाहर की सुरक्षा होती है। अंदर की सुरक्षा के लिए अपन जैसे मान लीजिए अपना परिवार है, अब उसको अंदर से सुरक्षित करना है, तो कहीं पानी तो नहीं आ रहा है, कहीं से कीड़े मकोड़े तो अंदर नहीं आ रहे हैं, या और कोई ऐसी गंदी चीज़ तो नहीं अंदर आ सकती, तो उसकी सुरक्षा के लिए अपन प्रयास करते हैं। और बाहरी सुरक्षा में क्या करते हैं, कहीं चोर नहीं आ जाए, कहीं कोई आक्रमण नहीं कर दे, कोई ताला तोड़ के नहीं चला जाए, तो बाहरी सुरक्षा का भी इंतज़ाम करते हैं। तो सुरक्षा के दो रूप होते हैं, एक अंदरूनी सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। चलिए, अब बाह्य सुरक्षा के बारे में अगर अपन जानना चाहें कि देश के बारे में अपन अगर बात करें, किसी भी देश के बारे में बात करें, तो हर देश को अपनी सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा के तारतम्य में क्या करना पड़ेगा, जो उसके पड़ोसी देश लगे हुए हैं उनसे अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, तो ये बाह्य सुरक्षा में आ जाएगा। और अंदरूनी सुरक्षा में क्या आएगा, देश के अंदर जो मुद्दे होते हैं जिनसे देश को नुकसान हो सकता है, देश की जनता परेशान हो सकती है, देश खोखला हो सकता है, देश पीछे जा सकता है, कुछ ऐसे अंदरूनी मुद्दे होते हैं जिन पर भी विजय पाना आवश्यक होता है। क्योंकि अंदरूनी जो मुद्दे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ देते हैं। बाह्य सुरक्षा तो ठीक है, अपने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, तो सीमाओं की सुरक्षा कर ली, लेकिन घर के अंदर की जो समस्याएं होती हैं, मुद्दे होते हैं, उनको निपटाना, उन पे विजय पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर अपने को इस ऐसे लिखना है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, तो क्या करें, सबसे पहले सुरक्षा के बारे में लिखेंगे कि सुरक्षा क्या है, फिर बाह्य सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, फिर बाह्य सुरक्षा के मुद्दे क्या हैं, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे क्या हैं, और ऐसे चलते चलते अपन फिर लास्ट में पहुंचेंगे निष्कर्ष तक। निष्कर्ष में लिखेंगे कि बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का जो अंतर है, उनको हमें कैसे दोनों को सुलझाते हुए और अपनी बात कह देनी है। उसमें एक दो स्लोगन अगर आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात रहती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले भी जो लेक्चर दिया था सतत विकास लक्ष्य, उसमें मैंने 2-3 महापुरुषों के स्लोगन्स डाले थे, तो उससे क्या होता है, डेकोरेट हो जाता है। डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे रहते हैं कि आपकी जो सामग्री आप लिख रहे हैं वो डेकोरेटेड हो जाती है स्लोगन्स की वजह से। तो आपको कभी भी जब भी आप निबंध लिखें तो ये प्रयास करिए कि एक दो स्लोगन उसमें अगर डाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे आपकी भाषा डेकोरेटेड हो जाएगी। चलिए, मैंने अपने शब्दों में 1000 शब्दों के आसपास इस निबंध का विषय लिखा हुआ है, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। इनको मैं आपको पढ़ाता हूँ बोर्ड पर, पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मेरे समझाने के बाद आप अपनी भाषा में अगर उसको लिखेंगे तो आप जल्दी लिख पाएंगे। चलिए, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ये हो गया टॉपिक अपना। ठीक है,
पहला पॉइंट, एक लिखने की शैली होती है। शुरुआत करते हैं, पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद उनके मुद्दे क्या हैं, उनको कैसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, फिर निष्कर्ष में उपसंहार में। ये निबंध के 3 पार्ट होते हैं। पहला, प्रकृति में जितने भी जीवधारी हैं सभी में सुरक्षा का भाव प्राकृतिक रूप से ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और उसी के वशीभूत होकर मनुष्य भी अपनी रक्षा के उपाय सोचता रहता है। यानी सुरक्षा की जो भावना है वो हर जीव में प्रकृति ने डाली है और डर भी रहता है, डर की भावना भी इंसान के अंदर, तो उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करता रहता। कोई भी जीव हो, जितने भी जीवधारी हैं सबको अपनी सुरक्षा का भाव है उनके अंदर और उसी के वशीभूत होकर मनुष्य भी, यानी मनुष्य, मानव समाज, हम आप अपनी सुरक्षा के लिए उपाय सोचते रहते हैं। ठीक है। सुरक्षा की क्या परिभाषा है? सुरक्षा यानी बचाव, किसी भी होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा लेना सुरक्षा की श्रेणी में आता है। आपने अपने कोई होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाना है या बचा लिया, तो वो जो प्रयास आपने किया वो आपने अपनी सुरक्षा की, तो सुरक्षा की श्रेणी में आ गया। सुरक्षा हर रूप में महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा मतलब जैसा मैंने आपको बताया 2 रूपों में होती है, एक अंदरूनी सुरक्षा होती है इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी होती है बाहरी सुरक्षा एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो चाहे बाहरी सुरक्षा हो या अंदरूनी सुरक्षा हो, दोनों का महत्व एक जैसा है। ऐसा नहीं कि अगर अपन ने बाहर सुरक्षा को मजबूत कर लिया तो अपना सब ओके हो गया, अपना देश सुरक्षित होगा, नहीं। जब तक अंदरूनी जो समस्याएं हैं जब तक उन पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, उनका समाधान नहीं करेंगे, तब तक सुरक्षा की भावना पूरी नहीं होती, मतलब सुरक्षा का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। यानी अगर आपको सुरक्षा, पूर्ण रूप से सुरक्षा चाहिए तो दोनों तरह की सुरक्षा आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह की सुरक्षाओं के मुद्दे अलग अलग होते हैं। निश्चित है, बाह्य सुरक्षा है तो उसके मुद्दे अलग हैं, आंतरिक सुरक्षा है, देश के अंदर की सुरक्षा के मुद्दे हैं, तो वो अलग होंगे। पहले पार्ट में लेते हैं बाह्य सुरक्षा के मुद्दे। ये ऐसे 2 पार्ट में हैं, बाह्य सुरक्षा के मुद्दे फिर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। बाह्य सुरक्षा के मुद्दे लेके चलते हैं। पहला, बाह्य सुरक्षा यानी बाहर की सुरक्षा, मतलब बाह्य सुरक्षा जो शब्द है उसकी बाहर की सुरक्षा से मतलब है। क्या मतलब है? बाह्य सुरक्षा का मतलब अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास। अपने देश के चारों तरफ जो देश हैं उनके आक्रमणों से अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर लिया, तो ये बाह्य सुरक्षा की श्रेणी में आ गए। ठीक है। बाह्य सुरक्षा में सबसे अहम मुद्दा होता पड़ोसी देशों की विस्तारवादी नीति से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। एक ही मुद्दा है बाहरी सुरक्षा में, एक ही मुद्दा है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी विस्तारवादी जो नीति है, अगर उससे अगर हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर ली तो हमने अपनी बाह्य सुरक्षा कंप्लीट कर ली। बस एक ही मुद्दा है, बाहरी देशों से अपनी सीमाओं को अतिक्रमण होने से बचाना। ठीक। विस्तारवादी नीति के लिए मुख्यतः बढ़ती जनसंख्या एवं सामरिक महत्व के स्थानों पर कब्जे की इच्छा। विस्तारवादी नीति के लिए कोई भी देश या कोई भी मनुष्य क्यों मजबूर हो जाता है, विस्तारवादी नीति क्यों अपनाने? उसके 2 कारण माने गए हैं। एक तो बढ़ती जनसंख्या और दूसरा सामरिक महत्व के स्थानों पर कब्जे। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। सामरिक महत्व का स्थान अगर आपके पास है और वो दूसरे के कब्जे में चला जाएगा तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। और दूसरा बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या क्यों? क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसको बसाने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होगी ना, तो विस्तार करेंगे तभी, किसी की ज़मीन छीनेंगे तभी तो अपनी जनसंख्या को बसा पाएंगे। तो एक तो बढ़ती जनसंख्या हो गया विस्तारवादी नीति के लिए, और दूसरा उसी बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जो है उपयोग करने वाली चीज़ों की मात्रा भी ज़्यादा लगेगी, अन्न ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। तो सामरिक महत्व के स्थानों पर कब्जे की इच्छा, ये 2 भावनाएं, ये जो 2 कारक हैं,
ये विस्तारवादी नीति के लिए जवाबदार होते हैं। बढ़ती जनसंख्या को बसाने के लिए अतिरिक्त ज़मीनी स्थान की आवश्यकता, जो मैंने बताया आप, जनसंख्या बढ़ रही है तो अतिरिक्त ज़मीन चाहिए, एवं प्राकृतिक संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता। जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको लिए हर चीज़ ज़्यादा उपलब्ध करवानी पड़ेगी, तो उन साधनों की अतिरिक्त आवश्यकता के वशीभूत होकर हर देश विस्तारवादी नीति का सहारा लेता है। उसके पास और कुछ रह ही नहीं जाता, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको विस्तार करने की नीति का सहारा लेना पड़ता, तभी उसकी ये समस्या हल हो पाएगी। भले ही वो गलत हो, लेकिन उसकी मजबूरी, कोई भी देश हो, उसके दो कारण, बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता, इसके कारण वो अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना चाहता और दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहता। इसके अतिरिक्त क्या है, कुछ देश अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए रहते। कुछ दादा लोग होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, कहीं भी होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, उन्हें अपनी दादागिरी जमाने में मज़ा आता है। हम तो दादा, हम तो ये करेंगे, आप क्या कर लोगे। तो जो संप्रभुता अपनी स्थापित करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए भी, अपना शक्ति प्रदर्शन बताने के लिए कमज़ोर, अशक्त एवं छोटे देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। हम तो मजबूत हैं तो कमज़ोर को दबा लेंगे, तो उसकी सीमाओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए, अपना महत्व स्थापित करने के लिए। सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इस मुद्दे पर आज तक विश्व के सारे देश, किसी भी तरह का सर्वमान्य संगठन, देखिए यूएनओ कितना बड़ा संगठन है, कितनी सारी समस्याएं सुलझाता है वो, इसीलिए बनाया गया था, उसकी रचना भी इसीलिए की गई थी कि युद्ध ना हो, कोई किसी को दबा ना पाए, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि आज तक कोई ऐसा संगठन स्थापित नहीं कर पाया है, विश्व के सारे देश मिलकर भी कोई ऐसा निश्चित एक संगठन स्थापित नहीं कर पाया कि भाई कोई किसी की सीमा पर अतिक्रमण नहीं करेगा और विस्तार, अपने देश की सीमाओं का विस्तार नहीं, ऐसा कहीं कोई डिसीजन पूरा विश्व नहीं ले पाया है। ये इसलिए ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इस मुद्दे पर आज तक विश्व के सारे देश भी किसी भी तरह का सर्वमान्य संगठन स्थापित नहीं कर सके। इस समस्या से निपटने के लिए हर देश की अपनी अलग नीति हो सकती है, ठीक है। विस्तारवादी नीति है, हमें विस्तार तो करना है, तो हर देश अपने अलग नीति बना सकता है, अलग अलग हथकंडे अपना सकता है। लेकिन सार्वभौम सत्य यही है कि पड़ोसी देशों से स्पर्धा एवं अपनी शक्ति में वृद्धि की सबसे अहम मुद्दा है, ठीक है। इस समस्या से निपटने के लिए सबकी नीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सार्वभौम सत्य क्या है, वास्तविकता यही है कि पड़ोसी देशों से स्पर्धा एवं अपनी शक्ति में वृद्धि की नीति ही इस समस्या से निपटने में कारगर हो सकती। यदि किसी देश को इस दूसरे देश की विस्तारवादी नीति की समस्या से या उसकी चीज़ से निपटना है, तो उसके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो अपनी शक्ति में वृद्धि कर ले, ठीक है, तो वो दुश्मन देश से निपट सकता है। अपने देश, हम अपने देश पे बात करते हैं। अपने देश यानी भारत की स्थिति के संबंध में बाह्य सुरक्षा का मुद्दा संवेदनशील होने के साथ साथ जटिलता से भी भरा हुआ है। विस्तारवादी नीति का मुद्दा एक तो संवेदनशील तो होता ही है, सभी देशों के लिए होता, हर एक के लिए होता, लेकिन अपने देश के लिए उसमें जटिलता भी है। क्यों है, इसको आगे अपन पढ़ेंगे और देखेंगे कि संवेदनशील होने के साथ साथ जटिलता भी है। इसका कारण है देश की सीमाओं का शक्तिशाली एवं कमज़ोर दोनों तरह के देशों की सीमाओं से घिरा हुआ। यानी संवेदनशील इसलिए है कि हमारे पड़ोसी देश कुछ शक्तिशाली हैं, और जटिलता उन लोगों को लेके है जो अपने से कमज़ोर हैं। अपने को बचाना है,
शक्तिशाली देशों से आक्रमणों से अपने को बचाना है, और अपने आसपास जो छोटे और कमज़ोर देश उनकी सुरक्षा भी करना है। तो अपने ऊपर दो तरह की डबल जवाबदारी, दुगनी जवाबदारी आ गई, इसलिए इसमें जटिलता हो गई। एक तो अपने से अधिक बड़े और शक्तिशाली देशों से निपटना, और दूसरा जो अपने से कमज़ोर देश हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये दो चीज़ें हो गई। कुछ शक्तिशाली देशों की शक्तियों से निपटने के लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाना एवं छोटे देशों की सहायता एवं संरक्षण देने की नीति का अनुसरण करना हमारी सरकार की महती आवश्यकता है। अपने से बलिष्ठ विशाल देशों से, ताकतवर देशों से अपनी सीमा को बचाना, और छोटे जो देश हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये दो आवश्यकताएं अपनी बहुत बड़ी हैं। और यही अनुसरण करना हमारी सरकार की सबसे महती, माने बड़ी, महती ही एक साहित्यिक शब्द है, अच्छा लगता है उपयोग करने में। महती आवश्यकता है मतलब बड़ी आवश्यकता है। बाह्य सुरक्षा के संबंध में कूटनीतिक विचारधारा एवं संधियों का सहारा भी लिया जा सकता है। केवल युद्ध ही एक सहारा नहीं होता है कि अगर किसी देश ने अपने ऊपर आक्रमण किया तो अपन भी आक्रमण कर दें, उससे नुकसान हो सकता है। अपने से ज़्यादा ताकतवर है तो अपना नुकसान हो सकता है। तो क्या हो सकता है, कूटनीति, बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में किया जाए कि सामने वाला गलत कर रहा है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विस्तार, ये मतलब फैलाया जाए कि आक्रमणकारी देश जो है वो गलत कर रहा है, तो कूटनीतिक रूप से विश्व में उसको गलत सिद्ध करना। और संधियों का सहारा, सलह, सुलह, संधियां मतलब सुलह कर लेना। पहले भी आपने इतिहास में पढ़ा है, कोई राजा, दो राजाओं में युद्ध हो रहा है, एक राजा कमज़ोर पड़ गया तो उसने कहा ठीक है भाई, ऐसा ऐसा कर लेते हैं कि जब तुम्हारा भी हल हो जाए और हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इन दो चीज़ों की आवश्यकता है, सहारा लिया जा सकता है। एक तो कूटनीति और दूसरा संधि करके युद्ध को टालने की कोशिश की जा सकती है। कश्मीर समस्या पर भारत का अडिग रहना, अपने देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है कश्मीर की समस्या। अपनी मतलब बाह्य सुरक्षा के मुद्दों में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर सुरक्षा का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, कश्मीर समस्या पर भारत का अडिग रहना भारत सरकार की सफल कूटनीति एवं दृढ़ प्रतिबद्धता को कितने सालों से ये समस्या चली आ रही है कश्मीर की, लेकिन हमारे देश की सरकारें इस पर अडिग हैं कि कश्मीर हमारा है, और विश्व में भी उन्होंने ये सिद्ध करवा दिया है कूटनीतिक रूप से कि कश्मीर भारतवर्ष का है और भारत का ही रहेगा। तो कश्मीर समस्या पर भारत का अडिग रहना और कूटनीतिक रूप से सफल हो जाना, ये एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये अच्छा मुद्दा है, इसको आप समझ लीजिए कि कश्मीर का जो मुद्दा है उस पर आज हमारा देश अडिग भी है और कूटनीतिक रूप से भी उस पर विजय प्राप्त कर चुका है। ये हो गए बाहरी सुरक्षा के जो मुद्दे हैं कि ताकतवर देशों से अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, ये बाहर सुरक्षा का मुद्दा था। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे कई हो सकते हैं, है ना। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे क्या हो सकते हैं, आतंकवाद की समस्या। आतंकवाद की समस्या ऐसी समस्या है कि मेरे ख्याल से अपन ये मान सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही जो है आतंकवाद की समस्या बनी हुई है। ये समस्या क्यों है, ये समस्या जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है, और हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि इसको हवा देने वाले कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं, उनका यहाँ जिक्र करना ज़रूरी नहीं। अपना मुद्दा है, मुद्दों पे बात करते हैं। आतंकवाद की समस्या है, ये बड़ी ज्वलंत और संवेदनशील समस्या है, जिससे निपटने के लिए भारत सरकार को बहुत सारा खर्चा भी उठाना पड़ता है और बहुत सारी कूटनीति भी चलानी पड़ती है। तो ये जो सालों से चली आ रही है, इस समस्या से निपटने के लिए कूटनीतिक एवं सैनिक स्तर पर बड़ी कार्यवाही के ये सलाह अपन दे सकते हैं या ये मान सकते हैं कि अगर इस समस्या से निपटना है, इस समस्या को रोकना है तो क्या करना है। एक तो कूटनीतिक स्तर पर
अपने को मजबूत बनाना होगा और सैनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत भी है। और इस सैनिक कार्रवाई को करने से पहले अपने को कूटनीतिक रूप से मजबूत होना होगा, तब इस समस्या का निराकरण हो सकता है। दूसरी समस्या है नक्सलवाद की समस्या। ये छत्तीसगढ़ की तरफ देखा होगा आपने, आसाम है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है ना, जो सीमावर्ती इलाके हैं, भारतवर्ष की सीमावर्ती इलाके, वहाँ पे ये समस्या बड़ी ज्वलंत रूप से है ना। छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार राज्यों से संबंधित पढ़ते रहते हैं नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में कितने नक्सलवादियों ने हमला किया, हमारे इतने सैनिक मर गए, सीमा सुरक्षा बल के लोग मर गए, है ना। लोकल पुलिस के लोगों पर भी वो भी मारे जाते हैं, किसी ऑपरेशन में जाते हैं। तो इसका भी जो नक्सलवाद की समस्या क्यों पैदा हुई, इस पर विचार करना जरूरी है। ये समस्या बनी क्यों? साम्यवादी विचारधारा के पनपने से, कम्युनिज्म, साम्यवादी यानी कम्युनिज्म, आपने सुना होगा। साम्यवादी विचारधारा के पनपने से भूमि स्वामियों के खिलाफ विद्रोह, एक तो लोगों के मन में ये भरा गया कि ये जो भूमि स्वामी होते हैं ये आतंक, मतलब गरीबों का खून चूसते हैं और अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो भूमि स्वामियों के खिलाफ विद्रोह एवं अशिक्षित गरीब आदिवासियों को फुसलाकर इस समस्या को बृहद रूप दिया जा चुका है। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा पनपी, समाजवाद आना चाहिए। साम्यवादी विचारधारा में सभी गरीब, कोई गरीब न रहे, सभी बराबर रहें, ये एक विचारधारा होती साम्यवादी विचारधारा। तो भूस्वामियों के खिलाफ विद्रोह और अशिक्षित गरीब आदिवासियों को फुसलाकर मतलब बरगलाकर, उनके हित में तो कुछ काम करना नहीं, लेकिन उनको ये बताना कि तुमको दबा कर रखा जा रहा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा वो, ऐसा करके उनको फुसलाकर और उनको खुद भी आतंकवादी बना दिया, अपने ग्रुप में मिला लिया, थोड़ी आर्थिक सहायता करके। तो ये नक्सलवाद की समस्या ये बृहद रूप ले चुकी है। केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? फिर वही बात आती है, जैसे आतंकवाद की समस्या के लिए कूटनीति और सैनिक स्तर की कार्रवाई की आवश्यकता है, उसी तरह से इसको कैसे समाधान किया जा सकता है, नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवादियों की उचित मांगों को मानकर। नक्सलवादी जो चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, उसमें से जो उचित है, उचित मांगों को मानकर इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है। एक संभावना बताई गई है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये हो जाए, लेकिन ऐसा प्रयास करने से हो सकता है कि ये समस्या, नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाए। तीसरी समस्या सांप्रदायिकता है। सभी जानते हैं कि अपने देश में कितने तरह के संप्रदाय हैं, कितने तरह भिन्न तरह के धर्म हैं, भिन्न भिन्न तरह की रीति रिवाज हैं, है ना। न जाने कितने संप्रदाय हैं, नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संस्कृतियों के होने के बावजूद सभी भारतीय एकता के सूत्र में बंधे हैं। किंतु ये सब कुछ तो है, लेकिन जब हर समाज में, हर देश में स्वार्थवादी लोग होते हैं। स्वार्थवादी एक इंसान का गुण होता है, स्वार्थवादी होना, स्वार्थ का गुण होता है इंसान में। तो स्वार्थवादी राजनेता और कट्टरपंथी नेता, एक तो स्वार्थ है और दूसरा कट्टरपंथी, मतलब अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, अडिग हैं। वो धर्म सही है, उसकी रीतियाँ सही हैं या गलत है, या उनसे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा, इससे कोई मतलब नहीं, अपने धर्म को लेके कट्टर हैं। तो इन लोगों ने सांप्रदायिकता का जहर भारतीय समाज में घोल रखा। दो लोग इसके लिए जवाबदार हैं, एक तो ऐसे राजनेता जो स्वार्थी हैं, और वो व्यक्ति जो कट्टर हैं, कट्टरपंथ को अपनाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, उनको केवल अपने से ही मसला होता है। तो इन दो लोगों ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को हवा दे रखी है। अलगाववाद एवं क्षेत्रीयतावाद, एक मुद्दा ये भी है। बहुत बड़ा देश है अपना, बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो वो सब क्या चाहते हैं, हर राज्य चाहता है कि हमारा ये हिस्सा अलग करके एक और राज्य बना दिया जाए,
छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाए हमारा देश, ये कोशिश रहती है। लेकिन इससे क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों की अगर स्थापना हो जाएगी तो प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। छोटे छोटे 30 राज्य हैं, इनको 60 कर दिया जाए तो कैसे, क्या स्थिति होगी, कितना संभाल पाएंगे, इतने 60 मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ये सब छोटे छोटे राज्यों की सीमाएं हो जाएंगी, अलग अलग प्रशासक होगा, उस पर अलग खर्चा होगा। तो ये सब चीज़ें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए शुभ नहीं मानी जा सकती हैं। भाषा को लिखने का, वाक्य को ऐसा जोड़ने का, शब्दों से ऐसा ढंग लेना चाहिए कि आपका जो वाक्य है वो थोड़ा सा डेकोरेटेड लगे। तो इस तरह के शब्दों का अपन उपयोग कर लेते हैं, शुभ नहीं मानी जा सकती, मतलब अच्छी नहीं है। भाषावाद, अगली समस्या क्या है, अपने देश का अंदरूनी मामला। भाषावाद भी बहुत बड़ा, भाषा का टकराव हमेशा अपन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हिंदी राजभाषा है, लेकिन फिर भी कई लोकल लोग, स्थानीय लोग कहते नहीं, इस भाषा को महत्व देना चाहिए, हमारी भाषा होनी चाहिए सबसे आगे, हिंदी क्यों। तो ये सब भाषा का टकराव भी जो है ना, आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। क्या भावना के वशीभूत होकर आदमी कुछ भी गलत कदम उठा लेता है। लोगों द्वारा अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानना और दूसरी भाषा को निम्न मानकर चलना संकीर्ण विचारधारा को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि हर एक के धर्म की, हर एक के भाषा की और हर तरह की संस्कृत रीति रिवाज का सम्मान करे। ऐसा नहीं कि अपनी ही चीज़ को सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरी की निंदा करे। इससे आपसी वैमनस्य बढ़ता है और वही चीज़ समाज में विघटन लाती है, और जब समाज विघटित होता है तो देश के लिए नुकसानदायक होता है। संगठित अपराध, अपने देश में तो अपराधों की कोई कमी ही नहीं है, चाहे तरह तरह के अपराध होते हैं, कारण कुछ भी हो उसके पीछे, कुछ मजबूरी में होते हैं, कुछ जानबूझकर होते हैं, लेकिन अपराध तो अपराध है, अपराध होते हैं। तो संगठित अपराधों का गिरोह ये हर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। ये गिरोह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और देश को खोखला कर सकते हैं। ये भी देखिए, खोखला शब्द एक ऐसा कि मतलब नुकसान पहुंचाने की जगह खोखला शब्द यहाँ उपयोग कर लिया तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। ये गिरोह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए देश को खोखला करने में लगे रहते हैं। तो ये भी एक संगठित अपराध की भी समस्या है, ये भी एक मुद्दा है। इसका निराकरण कैसे किया जाए, ठीक है, इसके लिए प्रशासन को सोचना होगा। तुष्टीकरण की नीति, ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश की सरकारें अधिकतर तुष्टीकरण की नीति पर चलती हैं। ये आलोचना नहीं है, ये अपन देखते ही रहते हैं, है ना। रिजर्वेशन आदि जो सारी चीज़ें हैं और क्षेत्रीयतावाद को सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, सभी लोग जवाबदार हैं, आम जनता भी जवाबदार है। तुष्टीकरण की नीति भी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही है। केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा दलगत एवं वोटों की राजनीति हेतु, वोट चाहिए, इलेक्शन आया, वोट चाहिए, उसके लिए हमें किसी तरह की नीति क्यों ना अपनानी पाए, हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति है, ये भी एक समस्या है और इसको भी दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट, ढीला प्रशासन और तुरंत न्याय व्यवस्था का अभाव। अपने देश में न्याय बहुत देर से मिलता है, सही होता है, गलत होता है, ये बात की बात है, लेकिन होता इतने ज़्यादा दिनों बाद है कि आदमी तब न्याय या अन्याय जो भी हुआ है वो उसके किसी काम का नहीं रह जाता है, ऐसा माना जाता है। सरकारों के ढीले रवैये से प्रशासन भी ढुलमुल नीति पर चलने लगता है। जब सरकार ही ढीली ढाली है तो अधिकारी भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब कोई स्पष्ट कानून नहीं है, कुछ भी करना है, तो ढुलमुल नीति पर चलने लगता है प्रशासन भी, और फिर उसका क्या होता है, आम जनता में आक्रोश आ जाता है और असंतोष पैदा होता है। साथ ही ये तो प्रशासन के कारण हो गया, असंतोष पैदा हो गया, और जब न्याय भी देरी से मिलता है तब भी आक्रोश और असंतोष में वृद्धि होती है, जो देश के लिए हानिकारक होता है। भ्रष्टाचार आम है, अपने देश में भ्रष्टाचार आम बात है, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। सभी जगह हमको अनुभव होता है कि
जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार छाया हुआ है। भ्रष्टाचार भी किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरनाक एवं संवेदनशील मुद्दा हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जहर देश की आधारभूत संरचना की जड़ों को खोखला कर देता है। आधारभूत संरचना मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं रह पाएंगी तो देश खोखला हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार भी एक ऐसी समस्या है, ये आंतरिक मुद्दा है कि इससे भी अपने आप को सुरक्षित करना है, यानी देश को इस मुद्दे से भी सुरक्षित करना है अपने आप को। तो ये आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हो गए। 9 मुद्दे मैंने बताया आपको, उन पर आप अपनी भाषा में, मैंने भी कुछ शब्द अलग लिखे, आप अपना शब्द लिख सकते हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, ये एक आंतरिक समस्या है, इसको कैसे हल करना है ये आपको सोचना। उपसंहार यानी इसको आप हेडिंग का आजकल शायद वो चलन ख़त्म हो गया है ऐसे लिखने में, तो उपसंहार ना डालें, यहाँ आप लिख सकते हैं निष्कर्षतः। मैंने बताया कि आप अपनी भाषा में अंत में या निष्कर्षता, अंत में मतलब अब आपका ऊपर जो कहा है आपने वो सब कह चुके हैं, और अब अंत में हमें जो निष्कर्ष लिखना है, अपने विचार लिखना है या किसी के विचार लिखना है, तो अंत में इस प्रकार देखा जाए तो एक देश को बाह्य सुरक्षा के लिए जिस तरह से मजबूत एवं ताकतवर सेना के साथ साथ उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है, यानी बाह्य सुरक्षा के लिए जिस तरह से हथियारों की और सैनिक शक्ति की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार देश के आंतरिक मोर्चे पर भी एक ताकतवर सरकार, दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुदृढ़ पुलिस बल के साथ साथ वैचारिक एकता की भी आवश्यकता होती है। लंबी लाइन है, इनको आप छोटा कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं बीच में किसी दूसरे शब्द को लगा के। मैंने अपनी भाषा में इसको लिखा है, आप लिखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अब देखिए, ये तो सब चीज़ें हो गई, सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, अच्छा प्रशासन होना चाहिए, सब चीज़ें हैं। लास्ट में क्या आता है, इसके अतिरिक्त देश के नागरिकों यानी हम आप जो भी देश में निवास कर रहे हैं, नागरिकों का क्या कर्तव्य हो जाता है। उनको जो कर्तव्य बताए गए हैं, अधिकार और कर्तव्य, अपने संविधान में नागरिकों को अधिकार भी दिए गए और उनसे अपेक्षा की गई कि वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करेंगे। तो जैसे हम अधिकारों पर हक जताते हैं, वैसे ही हमारी ये जवाबदारी बन जाती है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन भी दृढ़ता से करें। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, इसके अतिरिक्त देश के नागरिकों के द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़ता से इन समस्याओं के निदान में महती भूमिका निभाई जा सकती। महती माने बड़ी, महत्वपूर्ण। यदि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करने लग जाए तो शायद ये ऊपर की सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो सकती हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए ताकि इन समस्याओं के निदान में वो अपनी महती भूमिका निभा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है जितना जो मैंने बताया है। आप इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैंने विषय विशेष के बारे में 1000 शब्दों में समझाने की आपको कोशिश की है कि आपको विषय विशेष तक ले जाऊं और आप इससे कुछ सीख सकें तो अच्छी बात है। मेरे को लगता है कि मेरे शब्द और आप अपने शब्दों को मिलाकर अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इस जो टॉपिक है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, उस पर 1000 शब्द आराम से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि मुद्दे क्या क्या हैं और उन मुद्दों को कम कम शब्दों में डिस्क्राइब करते चलना है। तो ऐसे इस तरह से आपका पूरा हो सकता है। मतलब आपको पहले जो परिभाषा लिखनी है, क्या चीज़ है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, क्या चीज़ है, इनके क्या क्या मापदंड होते हैं, फिर आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, और उन मुद्दों को थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चलते चलेंगे तो 1000 शब्दों में आपका मैटर आ जाएगा। और लास्ट में यही थोड़ा सा भाषा अच्छी लिख के उपसंहार में या निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है, तो आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर लिख पाएंगे, और ये जो मैंने कुछ समझाया है आपको, ये भी आपको हेल्प करेगा आपको लिखने में, और आपके दिमाग में एक मकसद तैयार हो जाएगा, एक मैटर तैयार हो जाएगा कि हमको इस टॉपिक पर क्या क्या लिखने से हमारी समस्या हल हो जाएगी। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा।
निवेदन वही है कि आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद उसको लिखने की कोशिश करें। लिखेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या मुझे और कोई मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए था, तो आप कल्याणी IAS एकेडमी इंदौर की वेबसाइट पर जाकर या उनके मेल बॉक्स में जाकर अपनी क्यूरियोसिटी दर्ज करा सकते हैं। मैं उसका क्या कहना चाहिए, क्लियरेंस देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।